Good morning, students. Today we will discuss some important questions of lesson 1, chemical reactions and equations. सबसे पहले हम लोग वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन वो मैं आपको समझाती हूँ. इक्वेशंस अगर आप लोगों को दिए हैं तो उसको बैलेंस कैसे करना है ये समझाते हैं. ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लिखती हूँ मैं. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, क्लोरीन. यहाँ पे भी हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है. हम लोगों ने ये देखना है कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है जिस साइड भी, उसके नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो कितने हैं. अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो उधर राइट साइड भी 1 होना चाहिए. अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो उधर 1 ही रहे, इधर क्लोरीन 2 है तो उधर 1 ही रहे. अभी ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये अनबैलेंस्ड है, तो ये जब तक अनबैलेंस्ड है ये रिएक्शन ट्रू नहीं है. तो इसे सही करने के लिए हम लोगों को इसे बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कि इक्वल. अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2. इधर कितने हैं? 1. तो हम क्या करेंगे, हम उधर 2 लगाएंगे. जब हम HCl के आगे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी अब हाइड्रोजन 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2. और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं? 2. क्योंकि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा और क्लोरीन के लिए भी होगा. तो हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और वहाँ पे भी 2 है. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. आगे आप समझ में आप लोगों को. एक और एग्जांपल लेते हैं. सोडियम प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम है कितना है? 1 है. इधर कितना है? 1 है. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? ये 2 और ये एक 3. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसके अब एक तो हम कहीं लगा नहीं सकते, तो हम लोग इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे. ठीक है, अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे, अगर ये जो 2 है ये इसके लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे तो 2 है, तो 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4. ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? अभी तक 3 है, तो हम लोग एक और 2 सोडियम के आगे इधर लगाएंगे. ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, और हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4. ठीक है, लेकिन अब जैसे हाइड्रोजन तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारा सोडियम 1 ही है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 2 सोडियम के आगे लगाएंगे. अब देखो आप बैलेंस करके देखो, सोडियम इधर कितना है? 2. इधर भी कितना है? 2. हाइड्रोजन कितना है? 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, दैट इज़ 4. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है. ठीक है, आगे समझ में. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
हमेशा आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन समझा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को आप लोग उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने में, मतलब बिफोर बर्निंग इन ईयर आप लोग उसको क्लीन क्यों करोगे, ठीक है। उसको हम लोग क्लीन इसलिए करेंगे टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस, क्योंकि मैग्नीशियम में कुछ उसको सैंड पेपर से हम लोग इसलिए साफ़ करेंगे ताकि उसका जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसे वो क्लीन करेंगे, तभी हम लोग उस वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बिफोर बर्निंग इन ईयर आप लोग उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे। आ गया ये समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, समझो कि एक कोई भी कंटेनर है, इसमें है कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब हम एक आयरन नेल डालेंगे इसमें, आयरन का मतलब कील डालेंगे, लोहे की कील डालेंगे, तो बोल रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो चेंज कैसे क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि जब भी हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आयरन है, आयरन वो कॉपर एलिमेंट तो यहाँ पे दो है ना, एक आयरन है और ये कॉपर है, ठीक है। तो जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो आप लोगों को पता है कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जब हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर फेड्स हो जाएगा और लाइट ग्रीन में टर्न हो जाएगा, लाइट ग्रीन में टर्न हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी एलिमेंट तभी उसको डिस्प्लेस कर सकता है जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। आया समझ में। अब जैसे आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू, अब ये आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये खुद जाके उसके आयंस के साथ मिल जाएगा और इसको अकेला कर देगा। तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा होता कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता और कॉपर इधर होता, तो क्या आप लोग इसको इससे डिस्प्लेस कर पाते? नहीं, हम नहीं कर पाते इसको डिस्प्लेस, कोई नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकते। तो आप लोगों का आपको अब समझ में आ गया ना कि अगर हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके उसके साथ मिल जाएगा, और जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है वो फेड्स हो जाएगा और वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये कल ही मुझे रश्मि का फ़ोन आया था कि मैम आप प्लीज़ ये समझा दीजिए, और उसी के डिमांड में मैं ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, तो ठीक से समझ लिए। सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल, अभी मैंने बैलेंसिंग करना सिखाया आप लोगों को पीछे। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन ऑफ एलिमेंट इन राइट साइड। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, समझ के। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन होगा। बोथ साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब है कि वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के साथ इक्वल होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई होप कि रश्मि तुम्हें समझ में आ गया होगा अब। ओके, ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, कुछ रिएक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों को सिंपली लर्न करना है कि एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड। आप लोग ने सिर्फ इतना लिखना है कि इट इज़ द केमिकल, एक्सोथर्मिक में इट इज़ द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट। हीट एनर्जी इसमें निकलती है। ठीक है, जैसे कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हीट एनर्जी रिलीज होगा। एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़रूर देना है क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक में दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। इसमें हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड या गिवन आउट और इसमें हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब। रिएक्शन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, लर्न करके करो चाहे समझ के करो, जैसे भी करो करना पड़ेगा। जैसे इसमें गिवन आउट में कर लोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसमें एब्जॉर्ब करके तब जो प्रोडक्ट बनता है जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आप लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, समझ के। टू एग्जाम्पल्स आप लोगों को लर्न करना ज़रूरी है। इधर आपने एसिड और बेस का एक रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। जिन बच्चों ने लर्न करना शुरू कर दिया, सेकेंड चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल भी आ सकता है। ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड है HCl गिव राइज टू NaCl इज़ द सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, एंडोथर्मिक में आप लोग ये कार्बन प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब फटाफट मैं बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, इसलिए थॉरोली बताती हूँ फटाफट। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पीछे हम लोगों ने एक रिएक्शन किया था कॉपर सल्फेट और आयरन का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली आप लोगों ने बोलना है कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से। वही देखिए पीछे जो आप लोगों ने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला था वही वाला रिएक्शन है, आप लोगों को ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे देखिए आयरन अकेला है और इधर कॉपर सल्फेट है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, इसको अकेला छोड़ देगा, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके स्पेस से अलग कर देगा।
और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ ऑयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे दो रिएक्टेंट होंगे, जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये NaCl। सिल्वर जो है इसके पीछे के क्लोराइड के साथ जाके मिल जाएगा और ये जो सोडियम है ये नाइट्रेट के साथ जाके मिल जाएगा। देखो AgCl, ठीक है, और सोडियम आगे, नाइट्रेट पीछे, मतलब क्रॉस होगा, ठीक है। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ ऑयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, क्योंकि दोनों इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में ही हैं, तो ये रिएक्टेंट्स है दो और ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ये भी आप लोग देख लेना थोड़ा सा, ओके। बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा वीडियो होने लगे हैं, आप लोग बोर हो गए होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, जैसे मैग्नीशियम वाला किया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने किया था वाई डज अ कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, अभी मंडे टेस्ट में आ सकते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और 4 रिएक्शन हम लोगों ने किए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।